सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको मैं डिटेल में सिलेबस बता रहा हूँ। बीफार्म फर्स्ट ईयर में जो एनालिसिस है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसका डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यूनिट 1 के बारे में बताता हूँ। सो यूनिट नंबर 1 में आपको बेसिकली 3 टॉपिक कवर अप करने हैं। सबसे पहला जो है वो है स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये स्कोप एंड डेफिनेशन पे क्वेश्चन भी आता है फाइनल एग्जाम में, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके बाद जो आपको कवर अप करना है वो है अलग अलग तरीके की टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि उस मेडिसिन में पर्टिकुलरली आखिरकार है क्या। तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स आती है, उन टेक्निक्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड्स, जो भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसके अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे कि परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब आप सीखेंगे इस चैप्टर में कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड्स में। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, प्योर, वेरी प्योर, प्योर से थोड़े से कम जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कुछ केमिकल्स हाईली प्योर होते हैं, कुछ उससे थोड़े से कम होते हैं और कम होते हैं, आप इस बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए आप। इसके बाद जो आपका सिलेबस में टॉपिक है वो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस। नॉर्मल सॉल्यूशन एंड मोलर सॉल्यूशन बनाने का बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मेथड्स दी हुई रहती हैं फार्माकोपिया में। अब ये फार्माकोपिया क्या है वो आप सिलेबस में आगे चल के पढ़ेंगे, ये फर्स्ट ईयर में ही है ये भी। इसके बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर आपको एरर्स पढ़नी है। भाई हम लेबोरेटरी में इतने सारे सॉल्यूशंस बनाएंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, इंसान है, तो एरर कैसे हो सकती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, कौन कौन से उसके सोर्सेस होते हैं, हम जब ये जानेंगे तभी तो एरर्स को मिनिमाइज करेंगे ना। तो सिलेबस में इसीलिए आपको रखा है यहाँ पर एरर्स। आगे और भी यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी मेरे पास, तो यहाँ पर और है कि सोर्सेस ऑफ एरर्स क्या हो सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज द एरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक कवर अप करना है। तीसरा फिर फर्स्ट यूनिट में है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक बुक है ना, किताब है मोटी सी, आप फर्स्ट ईयर में है अभी, इसीलिए आप जान लीजिए फार्माकोपिया बहुत काम की आपकी एक पुस्तक है, बुक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करती है। हमारी फार्मेसी में जितनी भी मेडिसिन बनती हैं वो इस बुक के अकॉर्डिंग ही बनती है, राइट। जैसे हम कुछ खाना बनाए तो उसकी रेसिपी कुछ देख के ही आप बनाते हैं ना, वैसे ही जब हम किसी मेडिसिन को तैयार करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल्स इस बुक में रहती है, जिसको हम बोलते हैं दी फार्माकोपिया। इसके साथ ही आप लिमिट टेस्ट, या आप 11th-12th में भी पढ़ के आए हैं, फिर से आपको यहाँ पर पढ़ना है। और सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, कि यदि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अल्टीमेटली आप फार्मेसी कर रहे हैं, सो जो भी प्रोडक्ट के साथ आप डील करेंगे वो बॉडी में जाना है तो वो हाईली प्योर होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटी ना ही होनी चाहिए। कहाँ से इम्प्यूरिटीज आ सकती हैं वो हमें डिटेल में समझनी होती है, उसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो इस तरह से आप यूनिट नंबर 1 में पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। ये सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, फार्माकोपिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये फाइनल एग्जाम में भी आते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट 2 है इसमें टाइट्रेशन, यहाँ से टाइट्रेशन जिसको हिंदी में आप अनुमापन बोलते थे, 11th-12th में आप नहीं, वो वॉल्यूमेट्रिक और नीचे वॉल्यूमेट्रिक क्लास और ऊपर जो रहता था ब्यूरेट और पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाते थे, वहां पर आपने एक हाथ किया होगा। यहाँ अब इस सब्जेक्ट में कई सारे तरह के टाइट्रेशंस आपको करना है। उसमें यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला है एसिड एंड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड एंड बेस आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी इसकी थ्योरीज पढ़ी होगी, वही की वही यहाँ पर वापस से रिपीट करनी है कि एसिड एंड बेस में आखिरकार होता कैसे है, किसे एसिड कहते हैं, किसे बेस कहते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले यहीं से शुरुआत की गई है, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स आप समझ लें, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए जो केमिकल होता है उसे इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर्स मतलब एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। अब ये एंड पॉइंट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसका अंत होता है। सो कब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हम कैसे जानेंगे, तो हमें इंडिकेटर्स की सहायता लेनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी आप टाइट्रेशंस देखेंगे उनमें इंडिकेटर्स मिलेंगे ही, तो इसीलिए यहाँ पर भी एसिड बेस टाइप के इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स कैसे बनाए गए हैं, उनकी क्या थ्योरीज है, वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। तो सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप जब फार्मास्यूटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेंगे तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आप जान लीजिए एसिड बेस टाइट्रेशन जो है इसकी थ्योरीज में इंडिकेटर्स की थ्योरीज आपको पढ़नी है। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन कितने टाइप के होते हैं वो क्लासिफिकेशन में पढ़ना है।
फिर थ्योरीज इन्वॉल्व इन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेसिस, ये आपको पढ़ना है। जैसे मैं याद दिला दूं, आपने आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी होगी, आपने लुई बेसिस पढ़े होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सो यहाँ पर वो सारी थ्योरीज आ जाएगी। फिर कुछ न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आपको रिटर्न हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आते ही हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स भी आपको वहां पर पढ़ने हैं। फिर आगे हम बढ़ते जाए सिलेबस में, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपको दिया गया है। एसिड बेस के बाद देखो अब टाइट्रेशंस ही चल रहे हैं। टाइट्रेशन कुछ नहीं है, रिएक्शंस हैं दो कंपाउंड्स की और एक एंड पॉइंट आता है, कंप्लीशन होता है और हम कुछ ना कुछ उसमें पता करते हैं। क्या पता करेंगे कि भैया जो कंपाउंड है वो प्योर है या नहीं है, कितना प्योर है, क्योंकि अल्टीमेटली उस कंपाउंड से मेडिसिन बननी है और वो हमें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करनी है। सो वो हाईली प्योर होना चाहिए, कोई कंपाउंड प्योर है या नहीं है, इसी बारे में ये पूरा सब्जेक्ट डिजाइन किया गया है। सो यहाँ पर पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन दूसरी यूनिट में, फिर आपका आ जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें आपको सॉल्वेंट्स पढ़ने हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, एसिडिमेट्री पढ़ना है, अल्कलीमेट्री पढ़ना है, और साथ में इसमें जो ड्रग दी गई है स्पेसिफिकली वही पढ़ना है, सोडियम बेंजोएट और इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इन दो ही ड्रग का टाइट्रेशन आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन में देखना है। वैसे तो कई सारे होते हैं, लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन सिलेबस में आपको ये दोनों दिए हैं तो ये दोनों में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। तो अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। जो तीसरी यूनिट है वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, यानी कि जब दो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा, राइट। सो यहाँ पर कौन कौन सी मेथड्स आपको पढ़नी है, ये आपने 11th-12th में भी देखी होगी। मोहर्स की मेथड है, वोल्हार्ड मेथड है, मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड है, फजान्स की मेथड है, राइट, और एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब भी एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपका आया, आप समझ लीजिए कि हमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में ही लिखना है, और सोडियम क्लोराइड का टाइट्रेशन आपसे फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट नंबर 3 में जो सिलेबस है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नंबर 1 का, स्टूडेंट ये सब आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो और बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको लिंक यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सिर्फ एक केमिस्ट्री नहीं, आपके बीफार्म में जितनी भी केमिस्ट्रीज हैं उसके बारे में बताया है। कौन सी बुक कौन सी केमिस्ट्री के लिए आपको रेफर करनी है, ये इस लिंक में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप जब तक। तो जो ये यूनिट नंबर 3 है, इसमें आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ना है, अलग अलग मेथड पढ़नी है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ना है, जैसे आपने 11th-12th में या आपकी प्रीवियस क्लासेस में कॉम्प्लेक्सोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, चिलेट पढ़ा होगा, EDTA आपने पढ़ा होगा, बस उसी को बेसिक कॉन्सेप्ट बनाकर यहाँ पर टाइट्रेशंस बनाए गए हैं। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर्स देखने हैं, इसके अलावा मास्किंग एंड डी मास्किंग ऑफ रिएजेंट्स देखना है, और साथ में एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट पढ़ना है। ये फॉर्मूला कैल्शियम ग्लूकोनेट का लिखा है। फिर अगला इसी में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन आएगा, इसमें भी आपको इसमें कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं वो देखना है, साथ में प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट देखना है, प्रो प्रेसिपिटेशन का देखना है आपको, और यहाँ पर जो है पोस्ट प्रेसिपिटेशन के साथ में एक ड्रग है जिसको आपको एस्टिमेट करना है ग्रेविमेट्रिक के द्वारा, वो है बेरियम सल्फेट। सो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको हम ग्रेविमेट्री से टाइट्रेशन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो आपको ग्रेविमेट्री से एनालिसिस करनी है। फिर इसमें आपको अगला जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन, ये भी फाइनल एग्जाम में आता है, राइट। फिर अब हम आते हैं अगली यूनिट जो कि है 4th यूनिट, जो आप 12th में 101% पढ़ के आए हैं। ये है क्या, रेडॉक्स टाइट्रेशन, हिंदी में इसको अनुमापन बोलते थे, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करती है। देखिए यहाँ पे इसीलिए पहला ही जो टॉपिक है वो दिया हुआ है रेडॉक्स टाइट्रेशन में, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है सिलेबस में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, जैसे कि सेरीमेट्री। सेरीमेट्री मतलब सेरिक अमोनियम सल्फेट जो आपको सॉल्वेंट बनाना है, सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ में हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में दोनों ही आते हैं। और फिर बैरोमेटोमेट्री भी आपको पढ़ना है। फिर आपको डायक्रोमेट्री टाइट्रेशन पढ़ना है, और टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट के साथ इस वाले यूनिट को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से 4 यूनिट हो गई, जिसमें से पहली जो यूनिट है वो आपके इंट्रोडक्शन के लिए है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग किस तरह से डील करने वाले हैं, ये पूरा इस बारे में। सेकंड यूनिट से टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो चलते हैं 4th यूनिट तक। अब जो 5th यूनिट है, ये इसमें मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हम
हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। इसमें सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं। पहली जो इसमें मेथड है वो है कंडक्टोमेट्री। इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि आखिरकार कंडक्टोमेट्री होती क्या है, उसके बाद इसमें इसके अंदर कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं वो देखना है, और कंडक्टीमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ना है, राइट। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस देखना है कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस में कंडक्टोमेट्री कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो जब आप क्वालिटी कंट्रोल में इंडस्ट्री में काम करेंगे तो इस बेसिक प्रिंसिपल से आपको बहुत ज़्यादा डील करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली वाटर एनालिसिस में। इसके बाद जो है पोटेंशियोमेट्री, ये भी मशीनरी पर ही निर्धारित है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इसमें वो पढ़ना है आपको, और कौन कौन सी मेथड्स हैं इसमें हम लोग देखेंगे, और किस तरह से एंड पॉइंट इसका डिटेक्ट करते हैं वो भी हम इसमें समझेंगे। सो ये होता है यहाँ पर दो तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। जो तीसरी है वो है पोलेरोग्राफी। पोलेरोग्राफी में भी आपको जो है इसका प्रिंसिपल देखना है और इसमें इसकी एप्लीकेशंस देखना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन आती है जिसको हम आइकोविक इक्वेशन आते हैं, आइकोविक इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप नोट कर लीजिए। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी आइकोविक इक्वेशन आ सकती है, या फिर फाइनल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें आइकोविक इक्वेशन पूछी जाती है। सो जो आइकोविक इक्वेशन है, फिर इसके बाद में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ पोलेरोग्राफी, पोलरीमीटर। इसके बाद जो है यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरिक इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पढ़ना है, और फाइनली पोलेरोग्राफ की आपको एप्लीकेशंस देखनी है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। समझना आपको ये होगा कि आखिरकार हमें ये पढ़ना कैसे है। तो कौन सी किताबों से पढ़ना है वो मैंने आपको लिंक शेयर कर ही दी है। इसके बारे में मैंने कुछ जो है शॉर्ट्स भी बनाया, आप देख सकते हैं कि आखिरकार 15 सेकंड में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। सो ये था हमारा यूनिट वाइज सिलेबस का डिस्क्रिप्शन। अब आपको अगले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट यूनिट से लेक्चर वाइज समझाना स्टार्ट कर दूंगा कि किस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है डिटेल में। यदि आपको देखना है, समझना है तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।